आदरणीय अध्यक्ष जी शर्मा जी का आदेश हो तो कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। मैं तो आप लोगों के आदेश की इंतजार में हूँ। हमारे शर्मा जी जो हमारे बॉस भी रहे हैं और उनकी आज्ञा हुई हमको, तो मैं कहा ठीक है सर, हम आपके लिए एक पद के ऊपर खड़े रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे शुरू कीजिए, जैसे आप। नहीं बिल्कुल शुरू कराइए, बिल्कुल शुरू। अब ठीक है क्या? सभी को नमस्कार। नमस्कार। का ये जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की तरफ से, इसके मंच पर विषय है कलाएं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक। इस विषय पर हमारे साथ मूर्धन्य विद्वान, कला जगत के बांसुरी वादक, विश्वविख्यात हस्ती हमारे साथ हैं। आदरणीय पंडित चेतन जोशी जी, और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वे हैं पंडित विश्वनाथ जी। सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से। साहित्य और कला का संबंध बड़ा रोचक है और इसे आप अंतर संबंध भी मान सकते हैं। आप उसे क्रोचे की परिभाषा में लीजिए या कोणार्क की मंदिर में ढूंढिए, पुरी के मंदिर में ढूंढिए, ताजमहल में ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, कला और साहित्य का संबंध बहुत पुराना। मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जो है उसकी जब स्थापना हुई, उसका जो उद्देश्य था वो बहुआयामी है। क्योंकि इस राष्ट्रवादी लेखक संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जो है एक ऐसी अग्नि से उत्पन्न हुई है जो संघर्ष की अग्नि। कहते हैं, गुप्त जी ने कहा है कि कितना कष्ट है संकटों में जिनका जीवन सुमन खिला है, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। राष्ट्रवादी लेखक संघ उसी उपक्रम को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि फूलों में फूलों सा महकना है तो कांटों में कांटों सा उलझना ही पड़ेगा। चंदन की इस धरती पर जन्म लिया है हमने, सांपों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। इसी वाक्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ते हुए स्वागत वक्तव्य के लिए कार्यक्रम चूंकि प्रारंभ हो चुका है, कल्याण मंत्र के साथ प्रारंभ होना था, इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट का कल्याण मंत्र हो जाए, फिर हम स्वागत वक्तव्य की ओर जाएंगे। विश्वनाथन जी। ओम सहना भवतु सहनो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। तो अब स्वागत वक्तव्य का समय है। मैं स्वागत वक्तव्य प्रदान करने के लिए हमारे समय की युवा हस्ताक्षर, चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर दीपा रस्तोगी जी का आमंत्रण करना चाहूंगा। डॉक्टर दीपा जी समीक्षक हैं, युवा लेखक हैं, अध्यक्ष हैं रामायण शोध केंद्र अशोकनगर मध्य प्रदेश के, कार्य कर रही हैं व्याख्याता के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में। मैं अभिनंदन करता हूं आपका और इस पटल पर आप अपना स्वागत वक्तव्य रखें। आह्वान भी करता हूं, आप अपना स्वागत वक्तव्य रखें डॉक्टर दीपा जी। नमस्कार। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2022 मास कार्तिक पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के द्वारा आयोजित
व्याख्यान की श्रृंखला में विषय है कलाएं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी सभी उपस्थित अतिथि वक्ता, संघ के सभी सदस्य और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वविदित है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। सुर सरगम एवं संगीत साधना भगवान श्री कृष्ण की अधर प्रिया बांसुरी के बिना अपूर्ण है। यह अत्यंत पवित्र एवं अति प्राचीन परम पूज्य वाद्य यंत्र है। बांसुरी वादन भारतीय गौरवमयी सांस्कृतिक परंपरा का सौहार्दपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण एवं गरिमामयी निर्वहन है। इस श्रृंखला में सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको शब्द आरती एवं भाव पुष्प गुच्छ अर्पित करके परिचित कराना चाहूंगी। आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित बांसुरी वादक हैं। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आप नवाचार प्रिय हैं और आपकी विद्या अद्वितीय है। आपने एक ही बांसुरी में 3.5 सप्तक बनाने की विशिष्ट पद्धति का आविष्कार किया है। आप अनेक सम्मानों से पुरस्कृत एवं सम्मानित हो चुके हैं। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के समस्त आयोजकों की ओर से एवं सभी दर्शकों की ओर से पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्या विशारद सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विश्वनाथ जी के संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। आपकी गायकी का लोहा देश विदेश में माना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से आप कल्चरल एम्बेसडर के रूप में 3 वर्षों से अधिक समय के लिए महात्मा गांधी कल्चरल सेंटर कैरोनी में सेवारत रहे हैं। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार भी रह चुके हैं। भारत भूषण पंडित विश्वनाथ जी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत व्यापक है। आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतरिक्ष में दैदीप्यमान तारा मंडल के समान है। आदरणीय अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, पदाधिकारी, न्यास मंडल, आज के कार्यक्रम के सभी सूत्रधार एवं श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत है। पटल पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपा जी, आपने शब्द माला से स्वागत किया, हम आभारी हैं। वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य हैं और उद्भट विद्वान हैं। इन्हें पाकर राष्ट्रवादी लेखक संघ अपने आप को धन्य मानता है। निश्चित रूप से ये अपने अपने क्षेत्र के संत हैं, क्योंकि जैसे कि पंडित हमारे साथ आज सारस्वत वक्ता के रूप में चेतन जोशी जी हैं। चेतन जी अपने आप में चेतन ही हैं। कबीर ने एक बात कबीर साहब ने कही है कि आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। ये जगत और संसार ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जगत में रहने वाले लोग जगे हुए हैं और संसार में रहने वाले लोग हम जैसे हैं। और चेतन जी आप जगे हुए हैं, आप अपने बांसुरी से सबको जगाते हैं, इसलिए आप सारस्वत हैं, आप प्रणम्य हैं। आप मैं जयदेव की भूमि से आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कला में इतनी शक्ति है कि झड़े हुए पत्ते को भी पेड़ में लगाने की क्षमता जयदेव की संगीत में था, इसीलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। और मैं केवल इतना कहूंगा, क्योंकि उन्होंने दीपा जी ने बहुत कुछ कहा उनके बारे में। उन्हें जो गुरु परंपरा मिली थी, निश्चित रूप से
ये उसी का सुफल है। उन्हें रघुनाथ सेठ जी और भोलानाथ प्रसन्ना जी जैसे गुरु मिले, क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु जिसका गुरु महान होता है वही शिष्य आगे जाकर महान बनता है। इसीलिए तुलसी ने, सूर ने, सबने गुरु की वंदना की है। और बांसुरी वादन के क्षेत्र में आप अद्वितीय विभूति हैं। इसीलिए मैं बिना समय गवाए आपको इस मंच पर आह्वान करता हूं, डॉक्टर पंडित चेतन जी जोशी, आप आए और हम सबको आपके सुमधुर भाषण से, सुमधुर वक्तव्य से आनंद प्रदान करें, क्योंकि बांसुरी के साथ आपका संबंध निश्चित रूप से बहुत गहरा है और उसी बांसुरी का तान हमारे कानों तक अनुगुंजित रहे, यही कामना करते हुए डॉक्टर पंडित चेतन जी जोशी। हरिओम। बहुत बहुत आभार श्री अमूल्य रत्न मोहंती जी तथा दीपा जी इस सम्मान के लिए तथा आपके स्वागत के लिए। आपके गरिमामय शब्दों से मैं अभिभूत हूँ, बहुत आभार। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुप्रसिद्ध गायक पंडित विश्वनाथ जी तथा इस कार्यक्रम को सुन रहे, देख रहे सभी सुधी श्रोतागण, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। दरअसल ऐसा हमेशा अनुभव होता है कि बांसुरी बजाना ज्यादा आसान है वक्तव्य देने से, लेकिन कई बार शब्द के बिना बातें अधूरी हो जाती हैं, पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती हैं। इसलिए शब्दों का सहारा लेना भी आवश्यक है। हालांकि हम लोग तो सुरों की दुनिया के लोग हैं, शब्दों के प्रयोग में यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। इतने विद्वान लोगों के सामने बोलना ये बहुत साहस का काम है। कुछ समय पहले जब आदरणीय डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी ने यह विषय दिया था तो स्वीकृति देने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने विषय दिया कलाएं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक। मुझे लगा मानो मेरे मन की ही बात उन्होंने विषय के रूप में रख दी है। और मेरी आदत है कि जो दिया गया विषय है उसके शब्दों को ही अपने आख्यान की दिशा तय करने देता हूं। इससे एक लाभ यह होता है कि विषय से भटकाव नहीं हो पाता। ऊपर से डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी तो स्वयं शब्द नायक हैं, अतः इनके द्वारा दिया गया हर शब्द सार्थक है, सायास है तथा अनमोल है। आज का जो हमारा विषय है कलाएं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक में 4 प्रमुख शब्द हैं: कला, संस्कृति, विरासत तथा संरक्षण। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इनमें से हर शब्द को विस्तार दूं तथा इसी क्रम में चुपके से अपने विचार भी व्यक्त कर दूं। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, क्या मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है? आप लोगों को सुनाई ठीक दे रहा है? जी, आभार आभार। तो जी, तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कला तथा संस्कृति के अंतर संबंध, हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा उसके संरक्षण की आवश्यकता इत्यादि विषय भारतीय कला जगत के मूलभूत विमर्श के अंग हैं। इन विषयों पर कला साधकों में चर्चा चलती ही रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
फिर भी प्रश्न उठता है कि इन विषयों पर चर्चा और चिंतन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। मुझको भी लगता है कि एक ही प्रकार की चर्चा बार बार करने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए एक प्रसंग का सहारा लेता हूं जो आपने निश्चित ही पढ़ा होगा या सुना तो अवश्य होगा। श्री हनुमान जी अतुलित बलधामम कहे जाते हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति को भूलकर सदैव दास भाव में ही रहते थे। जब श्री जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति को याद कराया तो वे समुद्र लांघ कर लंका जलाकर वापस भी आ गए। तो अपना समाज भी श्री हनुमान जी जैसा ही है, वो अक्सर अपनी शक्ति को भुला बैठता है। उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए श्री जाम्बवंत की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी। कथा में जिस प्रकार अपने अस्तित्व को निरंतर याद दिलाना पड़ता है, उसी प्रकार अपने विमर्श को निरंतर याद कराना और दोहराना पड़ता है। अपने विमर्श की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी है और इसी कारण से आज राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यह तो स्पष्ट है कि हम इन विषयों पर क्यों बात कर रहे हैं। अब जो विमर्श दिया है उसका सबसे पहला शब्द है कला। तो कला शब्द की विश्व भर में इतनी ज्यादा परिभाषाएं हैं कि आप किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार मैं ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख रहा था तो उसमें बड़ी रोचक परिभाषाएं दिखी। लोगों ने कहां कहां से परिभाषाएं दी और कई विचारकों ने तो यह भी कह दिया कि आर्ट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी डेफिनेशन की संभावना से ही इनकार कर दिया है बहुत विद्वानों ने। तो अगर इन सारी परिभाषाओं को देखने लगेंगे तो आप किसी एक निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। भारत में भी कला की बहुत सारी परिभाषाएं विद्यमान हैं। बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे विद्वानों ने डिफाइन करने की कोशिश की है, किंतु मुझे जो परिभाषा बहुत अधिक पसंद है वह महर्षि अरविंद ने दी है। महर्षि अरविंद के भाषणों का एक संग्रह श्री अरविंदो सोसाइटी ने प्रकाशित किया और उस पुस्तक का नाम रखा ब्यूटी। उस पुस्तक में महर्षि अरविंद का कला संबंधी यह वक्तव्य दर्ज है। इसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि यह पुस्तक अंग्रेजी में है इसलिए पहले मैं अंग्रेजी में कोट कर रहा हूं। आर्ट इज नॉट ओनली टेक्निक और फॉर्म ऑफ ब्यूटी, not only the discovery or the expression of beauty, it is a self-expression of consciousness under the condition of aesthetic vision and perfect execution. मैं फिर से पढ़ रहा हूं। Art is not only technique or form of beauty, not only the discovery or the expression of beauty, it is a self-expression of consciousness under the condition of aesthetic vision and perfect execution. इसकी टूटी फूटी हिंदी करने की कोशिश की है मैंने, अनुवाद करने की कोशिश की है, जो इस प्रकार से है। कला केवल सौंदर्य की तकनीक या प्रकार नहीं है और न ही केवल सौंदर्य की खोज या उसकी अभिव्यक्ति है। यह चेतना की आत्म अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य दृष्टि और एक दोष रहित प्रस्तुति की स्थिति में की जाती है। तो यहां पे जो चेतना की आत्म अभिव्यक्ति और उसके साथ साथ सौंदर्य दृष्टि और दोष रहित प्रस्तुति, यह जो प्रमुख अवयव हैं, इनको आधार मानकर महर्षि अरविंद ने कला को परिभाषित किया है। प्रख्यात
लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी इसी प्रकार के भावों को शब्द दिए हैं। उनकी एक पुस्तक है वासुदेव शरण अग्रवाल रचना संचयन, उसमें यह भाव विद्यमान है। वासुदेव जी ने कहा था, विश्व के भौतिक उपकरणों को, जिनके अंतर्गत मनुष्य शरीर भी है, सुसंस्कृत और सुंदर बनाकर हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मार्ग से रस के स्रोत तक पहुंचने की साधना कला की साधना है। तो वास्तव में भारत में कला उद्देश्य सहित है, उद्देश्य रहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर दें और उसको कला कहा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो भारत का जो वाङ्मय है उसमें कला का एक उद्देश्य निश्चित है, और वह उद्देश्य क्या है? रस की निष्पत्ति। अगर कला के माध्यम से रस की उत्पत्ति नहीं होती तो वह कला ही नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और रस, उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रस को ब्रह्म के समान माना गया है, रसो वैसः। तो रस, उसकी प्राप्ति और रस प्राप्ति के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति, यह कला का उद्देश्य है। और इसीलिए यह भी कहा गया है कि कला ब्रह्म की प्राप्ति का सुगम मार्ग है। आप देखिए, कला निरर्थक नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति का सुगम मार्ग है। कला की जो हमारी अवधारणा है वह लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम या मार्ग के रूप में है। कला अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। कला जो है वो हमारे वाङ्मय में माध्यम या मार्ग है रस प्राप्ति का। यह अपने आप में कला का प्रकटीकरण अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि कला के माध्यम से हम कहां पहुंचना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण है। इस जगह पर हमारी जो अवधारणा है वह पश्चिम की अवधारणा से बिल्कुल अलग हो जाती है। पश्चिम की अवधारणा है कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। यानी कला कृति का निर्माण हो गया तो वही अपने आप में लक्ष्य पश्चिम मानता है। हम ऐसा नहीं मानते। हमारे यहां उस कलाकृति का आस्वादन कर उससे जो रस उत्पन्न होता है, रस की अनुभूति होती है, हम उसको लक्ष्य मानते हैं। कलाकार द्वारा सौंदर्य तत्व के साथ चेतना की अभिव्यक्ति होती है, तभी वह कला कहलाती है। हमारे यहाँ कला का जो लक्ष्य है वो बहुत सुंदर तरीके से केवल 3 शब्दों में परिभाषित किया गया है, केवल 3 शब्दों में। और वो 3 शब्द क्या हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो ये 3 शब्द जो हैं हमारे यहाँ कला को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करते हैं, कला के लक्ष्य को। कला का लक्ष्य है सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति, जिसे दूसरे शब्दों में हम रस अनुभूति भी कहते हैं। और रस को ब्रह्म के समान यानी रसो वैसः, ऐसा भी हमारे शास्त्रों ने घोषित किया है। अगला शब्द जो है हमारे विषय का वो है संस्कृति। हम सभी जानते हैं कि सभ्यताओं के विकास के साथ साथ संस्कृतियों का भी विकास हुआ है। तो विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह एक सभ्यता का निर्माण करता है। एक सभ्यता
अपने अंदर कुछ गुणों को, कुछ नियमों को, कुछ तरीकों का विकास करती है जो उस सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। ये नियम, गुण, तरीके न हो तो वो सभ्यता जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। तो इन नियमों को, गुणों को, इन सभी को जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं तो इसे ही संस्कृति कहते हैं। मैं एक सामान्य सा उदाहरण इसे समझने के लिए रखता हूं कि यदि सभ्यता गुलाब का फूल है तो उसकी सुगंध संस्कृति है। एक वाक्य में यदि साधारण तरीके से इसको अगर परिभाषित करना हो संस्कृति को और सभ्यता के अंतर संबंध को, तो सभ्यता हम गुलाब का फूल मान सकते हैं और उसकी जो सुगंध है या उसकी खूबसूरती है वो संस्कृति है। गुलाब की तरह हमें सभ्यता स्थूल रूप से दिखाई भी पड़ती है, उसे हम छू भी सकते हैं, उपयोग में भी ला सकते हैं और अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन गुलाब की सुगंध की तरह संस्कृति को हम अनुभूत तो कर सकते हैं पर उसे स्थूल रूप से छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। जो सभ्यता होती है उससे बहुत दूर तक संस्कृति का फैलाव होता है तथा कई बार तो ऐसा हुआ है कि बहुधा सभ्यता के नष्ट हो जाने के बाद भी बहुत समय तक सुगंध की तरह संस्कृति बनी रहती है। संस्कृति का स्थान व्यक्ति के मानस में होता है। आप देखिए, सभ्यता के विकास के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। एक तो जन यानी लोग, दूसरा है जलवायु यानी एक खास वातावरण चाहिए, तथा जमीन जिस जगह पे उस सभ्यता ने स्थान लिया है, पनपी है, वो स्थान होना आवश्यक है। अगर ये 3 में से एक भी तत्व नहीं है तो सभ्यता बहुत कष्ट में पड़ जाती है, दिक्कत में पड़ जाती है। एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाली जनता उस भूभाग में विद्यमान जलवायु के अनुरूप अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए कुछ आदतें विकसित करती है जो कुछ पीढ़ियों के बाद उस सभ्यता की संस्कृति बन जाती है। बाद में एक सभ्यता की पहचान ही बन जाती है उसकी संस्कृति। संस्कृति निरंतर प्रवाहमान रहती है तथा देश, काल, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को अपडेट करती रहती है। लेकिन इस गतिशीलता के बावजूद संस्कृति के मूल तत्व कभी नहीं बदलते, वे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। भारत के संदर्भ में तो संस्कृति और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारत राष्ट्र है उसके मूल में ही संस्कृति है। कई राष्ट्रों के मूल में संस्कृति नहीं होती, कई राष्ट्रों के मूल में कभी कभी भाषा होती है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश मुस्लिम मजहब को मानने के बावजूद पाकिस्तान के साथ रह क्यों नहीं पाया? क्योंकि भाषा अलग थी, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना अलग थी, इसलिए वो साथ नहीं रह पाए। थोड़े ही समय के बाद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो ये होता रहता है। सांस्कृतिक आधार जो है वो मूल आधार है भारत राष्ट्र का, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी आधार पर हम जितना ज्यादा चिंतन करेंगे हम भारत को मजबूत करेंगे, भारत को सशक्त करेंगे। तीसरा शब्द है विरासत। तो विरासत वह संपदा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। अब यह संपदा बौद्धिक हो सकती है, जैसे पारंपरिक ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कार है, रीति रिवाज है, कला कौशल, ये सब हमारी बौद्धिक संपदा हो सकती है। संपदा जो हमें पूर्वजों ने हस्तांतरित की है वो भौतिक भी हो सकती है, जैसे
हमारे मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, मकान है, धन दौलत वाहन, ये सब हैं। विरासत के भौतिक स्वरूप की रक्षा करना अपेक्षाकृत आसान होता है। भुजाओं में बल हो, आर्थिक शक्ति हो और सैन्य बल हो, तो व्यक्तिगत या समाज या राष्ट्र की भौतिक विरासत का, राज्य की भौतिक विरासत का, राष्ट्र की तो भौतिक विरासत नहीं हो सकती, राज्य की भौतिक विरासत का ध्यान रखा जा सकता है। चिंता की बात तब होती है जब बौद्धिक विरासत पर आक्रमण होता है। इस आक्रमण में आप देखिए, जो भौतिक स्वरूप की रक्षा करने में रक्त बहता है, भुजाओं का बल दिखाना पड़ता है, लेकिन जो बौद्धिक आक्रमण होता है, बौद्धिक विरासत पर आक्रमण होता है, इसमें रक्तपात बिल्कुल नहीं होता, परंतु पीढ़ियों की हत्या हो जाती है। एक पूरी सभ्यता को गुलाम बनाना हो तो सबसे आसान तरीका है उसकी संस्कृति तथा मानस पर कब्जा कर लो। आप देखेंगे आज का जो युद्ध है वो बंदूकों व बमों से नहीं, वरन सूचनाओं के आधार पर, यानी जिसको इंफॉर्मेशन वारफेयर कहा जाता है, उसके आधार पर लड़ा जाता है। किसी देश के नागरिकों की सूचना का आधार बदल देना पर्याप्त होता है उस देश के नागरिकों की मानसिक रुझान पर नियंत्रण करने के लिए। आज विभिन्न देशों द्वारा भारत की विरासत पर जो लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, वह बंदूक तोप से नहीं, वरन सौम्य शक्ति से हो रहा है, जिसको आज के समय में चर्चा में यह शब्द बहुत बार आपने सुना होगा, सॉफ्ट पावर। इसको मैंने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया है, सौम्य शक्ति। ये सॉफ्ट पावर जो है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है या दूसरे देशों की सांस्कृतिक विरासत है, और ये इसमें लगातार संघर्ष होता रहता है, और इसमें जो देश जीतता है वो लंबे समय तक हारे हुए देश पर राज्य करता है। अपनी सांस्कृतिक शक्ति के माध्यम से भारत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि भारत में आज भी काले अंग्रेज पाए जाते हैं। ये जो काले अंग्रेज हैं, ये किसी तोप तलवार बंदूक से नहीं बने, ये उनके मानस पर अधिकार करके अंग्रेजों ने यह विजय हासिल की। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी विजय की पताका आज भी काले अंग्रेजों के रूप में, यानी जो अंग्रेजी ढंग से सोचते हैं, उनके माध्यम से आज भी चली आ रही है। तो ये जो बौद्धिक विरासत है, इसको रोकना, ये हम जैसे कलाकारों का या जैसे राष्ट्रवादी लेखक संघ है उसके सदस्यों का यह प्रमुख दायित्व है, अपनी सौम्य शक्ति को बढ़ाना और दूसरों की सौम्य शक्ति के आक्रमण का मुकाबला करना। आगे अंतिम सोपान पर हम आते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है संरक्षण। अब यदि हमारी सांस्कृतिक विरासत का इतना अधिक महत्व है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उसके संरक्षण का उपक्रम किया जाए। ये तो हमारा दायित्व हो जाता है, और कलाएं इस संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। कलाओं का आवश्यक तत्व है सौंदर्य, जो इसे सर्वग्राह्य बनाता है। एक और आवश्यक तत्व है, वो है भावों की अभिव्यक्ति। तो जिन भावों को व्यक्त करना है, उन्हें यदि सौंदर्य की चाशनी में डुबोकर प्रस्तुत किया जाए तो उसकी आयु बढ़ जाती है, पीढ़ियों तक वे याद रहती है। आप कल्पना करिए कि जिन लोगों ने श्री राम या कृष्ण के जन्म के समय में जन्म लिया था, जिन्होंने साक्षात उनको देखा था, वे बहुत भाग्यशाली थे, उनको हम प्रणाम करते हैं।
किंतु वे कम थे, संख्या में कम थे और अल्पजीवी थे। उनकी अपनी आयु समाप्त हुई और वे स्वर्ग धाम को पहुंच गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, महर्षि वाल्मीकि तथा वेद व्यास ने काव्य कला के माध्यम से बृहत समाज में उनकी कथा को अमर कर दिया। अब वो कथाएं जो राम और कृष्ण को जिन्होंने नहीं देखा, उनके भी मानस पर स्पष्ट हैं। उनको लगता है कि हमने राम और कृष्ण को देखा है। उन कथाओं से जुड़े नाटकों, गीतों, मूर्तियों ने उस सुगंध को और फैलाया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि कहां त्रेता युग के श्री राम और कहां द्वापर युग के श्री कृष्ण, उनके उस युग के सांस्कृतिक मूल्य आज भी हमारे बीच यथावत जीवंत हैं। तो उन मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का इतने लंबे समय तक संरक्षण कैसे हुआ? कलाओं के माध्यम से। अगर कल्पना करिए वाल्मीकि रामायण न होती या महाभारत या भागवत पुराण न होता, तो हमारी स्मृतियों में कितने दिन यह सांस्कृतिक मूल्य रहते। तो ये जो कलाएं हैं, इन्होंने युगों युगों तक सांस्कृतिक मूल्यों को जगाए रखा और उनसे भारतीय समाज को जोड़े रखा। और इसमें किसी बल का प्रयोग नहीं हुआ, सौंदर्य का प्रयोग हुआ। भावों को सौंदर्य की चाशनी में डुबोकर प्रस्तुत किया गया और वो हमारे दिल की गहराइयों तक उतर गया। और उसके बाद उन कथाओं को लेकर कितने ही नाटक बने, कितने ही गीत बने, आप सबने सुने ही होंगे। कितनी ही मूर्तियां मंदिरों में लगी और उन नाटकों, गीतों, मूर्तियों ने उन मूल्यों को हमारे मानस में लगातार रीइंफोर्स किया, लगातार अंदर तक बैठाया। तो कलाएं उस सांस्कृतिक विरासत की वाहक बनकर न केवल उसके प्रसार की वाहक बनी, वरन उसकी दीर्घ जीविता का कारण भी बनी। लंबे समय तक वो विद्यमान रही विरासत, आज भी विद्यमान है। हम सभी जानते हैं कि कुछ क्रूर, हृदयहीन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे सुंदर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। हमारी सौंदर्य चेतना उन तक शायद नहीं पहुंच पाई, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी देव प्रतिमाओं को खंडित करना प्रारंभ किया। जब यह हमारी विरासतों पर संकट आने लगा, तो तुरंत ही कलाएं संरक्षण की भूमिका में आ गईं। जब ऐसा होना शुरू किया उन लोगों ने, तो नाट्य कला हमारी इस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में आई। कैसे? संत तुलसीदास जी ने देखा कि इन आक्रमणकारियों को मंदिर मिलता है तो तोड़ देते हैं, देव प्रतिमाएं मिलती हैं तो उसको खंडित कर देते हैं, पुस्तकें मिलती हैं तो उसको जला देते हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत हमारी बची रहे और इन आक्रमणकारियों को उसे ध्वस्त करने का मौका भी ना मिले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को, लोगों को इकट्ठा किया और रामलीला का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। अब इसके माध्यम से आप देखिए, संध्या को पूरा राम दरबार सजता है। श्री राम भी रहते हैं, लक्ष्मण भी रहते हैं, शत्रुघ्न भी रहते हैं, भरत जी भी रहते हैं, माता सीता भी रहती हैं, हनुमान जी भी रहते हैं, सभी रहते हैं। राम दरबार पूरा का पूरा सजता है। सभी दर्शन करते हैं, सभी रामलला की जय कहते हैं और सुबह होते होते वो सारा कुछ गायब।
तो नाट्य विधा से संध्या को जो पूरा राम दरबार सजा, रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज में अपने विमर्श को स्थापित करता किया, और सुबह देखो तो सब कुछ गायब। अब किसे खंडित करोगे? क्या खंडित करने लायक बचा? आप खंडित करने की शक्ति ही नहीं रखते इनको। इस प्रकार से कलाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भागीदार बनी और उसको दीर्घजीवी बनाया। समाज में आक्रमणकारियों का जो त्रास है वो बढ़ने लगा, समाज में कुरीतियां बढ़ने लगी, अपने ऊपर से आत्मविश्वास हमारे समाज का जब घटने लगा, तो पश्चिम में नरसिंह मेहता से लेकर के पूर्व में श्रीमंत शंकर देव जी तक, उत्तर में लल्लेश्वरी से लेकर दक्षिण के आलवार बंधुओं तक भक्ति संगीत की लहर सी दौड़ गई। अमूल्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का उल्लेख किया, वो भी इसी आंदोलन के एक प्रमुख वाहक थे। इन कवियों ने अपनी कृतियों के माध्यम से न केवल समाज को एक किया, वरन समाज में जो कुरीतियां अपना स्थान बना गई थी उनकी शुद्धि की, तथा संपूर्ण राष्ट्र को जोड़कर रखने में भी योगदान दिया। कल ही मैं एक कार्यक्रम में था, आसाम के कुछ लोग आए हुए थे। उसमें एक आसाम के कलाकार ने कहा कि शंकर देव जी की कृतियों के माध्यम से मैंने समझा कि ये भारत कितना बड़ा है और ये पूरा भारत हमारा है। तो यह जो भावना है, इसको जागृत करने में वाहक कौन बनी? कलाएं। कलाओं के माध्यम से यह काम हुआ। एक नहीं बल्कि कई आयामों में कला ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने में विशेषकर लोक कलाओं ने जो योगदान दिया है उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। सीधे, सरल किंतु स्पष्ट शब्दों में लोक गीतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के अंतिम जन तक सांस्कृतिक चेतना को जागृत रखा, उसे भटकने नहीं दिया। कलाएं न केवल अपने देश में वरन सुदूर विदेश में भी कैसे संस्कृति का रक्षण करती हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1911 में अंग्रेजी शासन काल में जब बहुत कठिन समय चल रहा था, उस समय बिहार के एक प्रसिद्ध कवि श्री रघुवीर नारायण जी ने एक गीत रचा भोजपुरी भाषा में। उस गीत को आज भोजपुरी भाषा के राष्ट्र गीत का दर्जा प्राप्त है। आप सबने आप सब में से बहुत लोग उसको जानते भी होंगे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरे प्राण बसे हिंद खोहरे बटोहिया। यह जो गीत था, यह गीत उस समय रचा गया था जब अंग्रेज गिरमिटिया देशों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से मजदूरों को ले जा रहे थे। गिरमिटिया देश जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ होता है जैसे मॉरिशस है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, या इस प्रकार के अन्य देश जहां पर भारत के लोग ही जाकर के बसे और आज भी वहां पे भोजपुरी या हिंदी बोली जाती है। वे लोग आज भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। तो ये जो गरीब मजदूर जिनको ये अंग्रेज लुभाकर या बहला फुसलाकर या शक्ति प्रदर्शन के द्वारा पानी के जहाजों में बैठाकर इन देशों को ले जा रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास पहनने के दो कपड़े, एक छोटा सा रामचरितमानस का गुटका, एक भगवत गीता का गुटका
और उनके लोकगीत थे। तो इन लोकगीतों ने उनके मानस में भारत की संस्कृति की छाप मिटने न दी। माध्यम बने ये लोकगीत उनके मानस में उस भारत को जिंदा रखने के लिए। मॉरिशस, सूरीनाम इत्यादि देशों में आज भी जब यह गीत सुंदर सुभूमि भैया कोई गाता है, भारतीय कलाकार बहुत जाते रहते हैं वहां पे, जब कोई जाता है और ये गीत गाता है तो वहां के निवासी फूट फूट कर रोते हैं। यह है कला की सौम्य शक्ति, सॉफ्ट पावर, जो हमारी संस्कृति के संरक्षण में दृढ़ता से लगी हुई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझको यह वक्तव्य आप सबके सामने रखने का मौका मिला। विशेषकर आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी और डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी का तो बहुत ही आभारी हूं। वे लगातार संपर्क में रहे और मुझको बताते रहे कार्यक्रम के विषय में, तथा राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी मानद सदस्यों तथा सभी श्रोताओं का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित चेतन जोशी जी। हम निस्तब्ध हैं, मंत्रमुग्ध हैं। पूरा पटल आपको सुन रहा था, पटल से जुड़े हुए लोग सुन रहे थे। लगता था शब्द नहीं, बांसुरी के एक ही स्वर सबके कानों तक पहुंच रहा है। आपने शीर्षक से जुड़ा ऐसा कुछ नहीं था, जो ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे आपने छुआ नहीं है। कला क्या है, संस्कृति क्या है, विरासत क्या है और उसके संरक्षक की भूमिका किस प्रकार कलाएं निभाती आ रही हैं, उसको सबके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आज तक जो हम जानते थे कि निर्गुण भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मंदिर को तोड़ा गया और कबीर, संत नानक, रेदास, दादू, इन्होंने सोचा कि इन्होंने मंदिर को तोड़ा इसीलिए हम निर्गुण की उपासना करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस प्रकार नाट्य कला के माध्यम से सगुण साकार भक्ति को भी आगे बढ़ाया जा सका। ये महत्वपूर्ण जानकारी है सबके लिए, हमारे लिए। आपने समाज रूपी हनुमान को जगाने के लिए हमें किस प्रकार जाम्बवंत की भूमिका निभानी होगी इस पर भी बातें रखी, इसे भी रेखांकित किया। कला ब्रह्म प्राप्ति का सुगम मार्ग है, ये भी बताया। और कला के उद्देश्य के बारे में आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन केवल अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सच में बांसुरी में वो ताकत है कि आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शायद इसीलिए उड़िया साहित्यकार में एक कविता में, भक्तिकालीन कविता है, उड़िया में है, जब गोपियां बैठी हुई हैं, राधा ने सारी, किसी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी चुरा ली है और नहीं मिल रहा है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे मेरी बांसुरी वापस कर दो, आपकी जो इच्छा है वो ले लो, मुझसे ले लो, लेकिन मुझे अपनी बांसुरी लौटा दो। ये है कि गो राधे बंसीटी आम्भोरो दियो, गो राधे बंसीटी आम्भोरो दियो, गला कर्णर कुंडल गला रत्न हार, जहा इच्छा ताहा प्रिय गो राधे बंसीटी आम्भोरो दियो। तो ये बंसी हमें दीजिए। इसी शब्द के साथ चेतन को मैं प्रणाम करता हूं कि आप हमारे, आपकी जो बांसुरी रूपी ध्वनि है हमें देते रहिए। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ पर वो ध्वनि बरसाते रहिए, यही कामना है। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज हमारे जो अध्यक्ष हैं
वे अपने आप में महान विभूति हैं। पंडित विश्वनाथ भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के सुपरिचित नाम विश्वनाथ कभी वाक्यम रसात्मकम काव्यम का उद्घोष करने वाले काव्य शास्त्रीय आचार्य हुए थे और हमारे सामने शास्त्रीय आचार्य मर्मज्ञ हैं पंडित विश्वनाथ जी। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है संगीत की दुनिया में जहां तक उन्होंने अपनी पहुंच नहीं बनाई। दीपा जी ने इस पर आलोकपात किया है, मैं उसे चरवण नहीं करना चाहूंगा। मैं अब उन्हें आह्वान करता हूं, बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि वे इस पटल पर अपना अध्यक्षीय भाषण रखें। पंडित विश्वनाथ पंडित जी नमस्कार। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, ध्वनि बाधित हो रही है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद भाई अगर फोन नंबर है तो अब आ गई, देखिए जी आ गई। सबको मेरा प्रणाम। चेतन जी को मैंने पहली बार सुना। अक्सर जो है कलाकार वो अपने संगीत में ही मग्न होते हैं, संगीत की धुनों में ही अब विचरणीय रहते हैं, अब विचारों में रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको संगीत के साथ साथ संगीत जगत और दूसरी जगत जो हमारे यहाँ विद्वान है उनको इतनी नॉलेज है। बहुत मुझे खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। और किस तरह से उन्होंने 3 शब्दों को जो है परिभाषित किया है, कैसे हमको करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परंपराओं के लिए, अपनी विरासत के लिए। और मुझे बहुत खुशी है, बड़ा आभारी हूँ मैं पंडित सोमदत्त शर्मा जी का। आप भी पंडित हैं और मेरे बड़े भाई हैं, और आपके इस संरक्षण में मैंने कार्य किया है। आप मेरे बॉस भी रहे हैं आकाशवाणी के अंदर, और जो संस्था के अखिल भारतीय राष्ट्रीय लेखन अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के जितने भी सदस्य हैं, अतुल जी हैं बैठे हैं, और दीपा जी हैं, और आनंद जी तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाए शायद ना हमारे साथ, कोई बात नहीं। लेकिन तो मैं सबका आभार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत बहुत आनंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सोमदत्त जी हमको मथुरा ले गए हैं, पुराना जमाना हमको याद दिला दिया आपने, इतना अच्छा हमको लग रहा है। तो मैं क्या कहूँ, मुझे इतना बोलना नहीं आता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ संगीत में ही रहता हूँ, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि चेतन जी से मुझे थोड़ी सी साथ में रहना चाहिए था, इनसे मुझे थोड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए थी। कितना अच्छा बोले चेतन जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, और हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे कलाकार भी हैं जो कलाकारों की इज्जत को समेट के और संभाल के रखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका, इन्हीं शब्दों के साथ में। अभी अभी विश्व आपका जी आपकी हम सब लोग ये चाहते हैं जी आपका तो बिना गायन के उनका कि आपका वक्तव्य बिना आपके गायन के बिना पूरा नहीं होगा। और जोशी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि कुछ बांसुरी सुनाएंगे और आप कुछ गाएंगे जरूर विश्वनाथ जी। हम तो सोच रहे थे कि जोशी जी बांसुरी बजाएंगे, हम तो बस इन्हीं को सुनने के लिए बैठे, कभी सुनने का मौका नहीं है, सामने मुझे मिला इनका। नहीं, जोशी जी भी बांसुरी बजाएंगे। आप भी भजन या जो भी आपकी इच्छा हो जो सुनाना चाहें, थोड़ा सा 3-4-5 मिनट का भजन सुनेंगे या कुछ जैसे जो आपकी जो आपकी इच्छा हो, भजन सुनाइए, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है। सास वगैरह तो है नहीं हमारे पास अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भास्कर, ये लगा देना बेटा, 1 मिनट लगा दो जरा, लगाओ जरा।
ये आ रहा है, देखिए तानपुरा मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा लगाया इसमें बेटे में, आ रहा है जोशी जी? नहीं अभी नहीं मिला। अब आया? थोड़ा सा मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है थोड़ा नहीं, सा। आप गाएं, आपको मिलना आवश्यक है। जी जी, मुझे ट्रिनिडाद में जब मैं था तो जो जी अब हमारे आ रही है हाई आवाज। कमिश्नर थे, हमारे जो हाई कमिश्नर थे इंद्रवीर चोपड़ा, उनकी माता जी का वहाँ देहांत हो गया था। तो उस वक्त हमारे ये जो गोयल साहब थे, बीएन गोयल, वहां पर वो थे, पोस्टेड थे। तो उन्होंने हमको कहा कि पंडित जी आपको ऐसे भजन संध्या हो रही है तो आपको थोड़ा सा गाना है। मैंने ठीक है। तो एक भजन हमको मिला वहाँ 2 दिन पहले, तो कंपोज किया, तो वो बड़ा अच्छा भजन हुआ है। हम खुद को, मतलब अपने कार्य से यदि आप अपने मन को खुश नहीं कर सकेंगे तो दुनिया खुश नहीं होती। पहले तो हमको अपने भोजन बनाए हुए भोजन से, बनाए हुए गाने से, अपने बनाए हुए कार्य से अपने आप को खुश करना बहुत जरूरी है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है उस भजन को गाने का। वो भजन मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वागत है। ये एक एक साई एक अंतरा सुनाऊंगा बस। उससे पहले मैं एक चीज और सुनाना चाहता हूँ, एक साई अंतरा। जब हम ट्रिनिडाद गए वेस्ट इंडीज में, तो वहां पर जब हमारे उसका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, समापन समारोह, शुरुआत शुरू हुई उसकी, तो उस वक्त हमने एक भजन गाया था। वो भजन जो था हमारे भारत की जो के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था हमारे वक्त, उस वक्त, तो हमारे जो साधु संत थे, हमारे जो लोग थे, किस अवस्था में रह रहे थे, वो भजन उस अवस्था पे फिट होता है। वो है हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भयो, हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय, हरे गुण गाय के, तुलसा मगन भयो, हरि गुण गाय। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। मेरा मतलब ये है, इस भजन में कहा गया है कि उस वक्त जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो लोग थे, अधिकारी थे, वो राजा के समान रहते थे हिंदुस्तान के अंदर। जब वो चलते थे पालकी में चलते थे, तो राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, ओ साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चीटी बचाए के, हरि गुण गाय के, तुलसा मगनो भयो, हरि गुण। वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जब वो एम्बेसी के अंदर घुसते हैं, तो जैसे किसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो चप्पलों को बाहर उतार देते हैं एम्बेसी के, और वहां मत्था टेक के तब अंदर घुसते हैं। तो भारतवर्ष के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, भारत की विरासत के प्रति, और जो भी हमारी संस्कृति है, धरोहर है हमारी, इतना आदर सम्मान सत्कार है उनके मन के अंदर प्रति। अब तो 112 बरस के जो बुजुर्ग लोग थे वो आए, होने लगे कि पंडित जी आपने अपने भजन में हमको भारत के दर्शन करा दिए। तो उस वहां ये मैंने भजन गाया था शुरुआत में। इसके बहुत सारे स्टैंडर्स हैं। इसके बाद फिर मैंने, जब उनका देहांत हो गया हाई कमिश्नर की वाइफ का, तो ये भजन मैंने वहां कंपोज किया था। इसका एक हिस्सा सुनाऊंगा। सबसे मेरी प्रार्थना है, जैसे चेतन जी ने आज कहा कि वर्षों वर्षों से, युगों युगों से ये सब इस विरासत को लेके चले आ रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन से भी और प्रेजेंट जनरेशन से भी इस भजन में ये प्रार्थना की गई है, बताया गया है। आ, आ,
तो दिल का जग में मेला, तो दिल का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला, बंदे दो दिल का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला, कोई चला गया कोई जावे जी, कोई चला गया कोई जावे जी, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, दो दिल का जग में मेला, सब चला चलेगा खेल, बंदे दो दिल का जग में मेला, सब चला चलेगा खेल। जो कुछ भी है सब कुछ है, रह जाना है हमको, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया है, कुछ जनरेशन को रामलीला सिखाई, बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। चेतन जी ने अपने भाषण में बताया, अपने वक्तव्य में बताया, अपनी कथा के अंदर बताया हमको, तो वही हमको करना चाहिए। अपने आने वाली जनरेशन को, अपने जो प्रेजेंट में बच्चे हैं, हमको करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है। इसके साथ ही मैं आप सबको मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज जोशी जी के इतने मुखर से मेरे इतना अच्छा वक्तव्य सुना, और आप सबसे मेरा मुलाकात हुई, मैं जीवंत हो गया सौंदर्य जी के साथ बैठ के, पंडित जी के साथ। मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय जोशी जी से निवेदन है, कुछ बांसुरी जरूर सुनाएंगे। जी जी, पंडित विश्वनाथ जी का बहुत आभार। इतना सुरीला गायन, वाह वाह, आनंद आ गया। दोनों ही कंपोजिशंस बहुत सुंदर हैं और अद्भुत हैं, अलग हट के हैं, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मैं आ, वही सोच रहा हूँ कि क्या सुनाऊं। एक सेकंड, मैं थोड़ा तानपुरा ठीक करता हूँ। मेरा तानपुरा सुनाई दे रहा है क्या? आ रहा है। वैसे संध्या का समय है और भैरवी राग बजा रहा हूँ, वो सुबह का राग है, लेकिन मेरे गुरु, वर्तमान गुरु पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने भैरवी की एक बड़ी अद्भुत परिभाषा दी है, वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल जो प्रणाम और आशीर्वाद होता है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था,
एक तरफ अर्जुन सेनापति थे और दूसरी तरफ भीष्म सेनापति थे। अर्जुन की जिम्मेदारी थी कि युद्ध को प्रारंभ करे। अर्जुन ने बाण चलाया और भीष्म का के रथ का पहिया तोड़ डाला, और भीष्म ने बाण चलाया और अर्जुन के रथ का छत्र उड़ा दिया। यह युद्ध की स्थिति में प्रणाम और आशीर्वाद था। उसी प्रकार से जब शास्त्रीय संगीत में कार्यक्रम समापन की तरफ जाता है, तो जो संगीत प्रस्तुत करने वाला आखिरी कलाकार होता है, वो सभी कलाकारों की तरफ से प्रणाम करता है सामने बैठे जनता जनार्दन को। और इसके लिए राग भैरवी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि भैरवी के सभी सुर झुके हुए हैं, सभी स्वर कोमल हैं उसके, और इसलिए भैरवी के माध्यम से संगीत की परिस्थिति में प्रणाम किया जाता है। तो यह जो भैरवी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, यह हम सबकी तरफ से प्रणाम है आप सबको। आपकी धन्यवाद। अद्भुत। दोनों विद्वानों ने हमारे सामने ऐसा अद्भुत अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, जिसके सामने ये पटल अभिभूत है। जिसे सुनकर मुझे याद आता है एक प्रश्न। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वे निश्चित रूप से जानते होंगे कि काव्यशास्त्र बड़ा कठिन है, लेकिन काव्यशास्त्र में दो विद्वान, आज तक मैंने जितने काव्यशास्त्र पढ़ा है हिंदी साहित्य का, उसमें एक गणपति चंद्र गुप्त हैं, भारतीय काव्यशास्त्र पर है उनकी पुस्तक, और एक रामचंद्र तिवारी है, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र।
भारतीय काव्यशास्त्र पर गणपति चंद्र गुप्त की दृष्टि जिस प्रकार स्पष्ट है, कला, संस्कृति, विरासत और उसकी संरक्षण को लेकर पंडित चेतन जोशी जी की दृष्टि उसी प्रकार स्पष्ट है। बच्चा बच्चा भी समझ सकता है, एकदम सामान्य विद्यार्थी भी कला के बारे में जान सकता है, उसके अंतर संबंध को समझ सकता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर जिस प्रकार प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है उसके बारे में जिस प्रकार रामचंद्र तिवारी जी की दृष्टि स्पष्ट है, पंडित विश्वनाथ जी की दृष्टि भी संगीत, भारतीय संगीत शास्त्र को लेकर, शास्त्रीय संगीत को लेकर उतना ही स्पष्ट है, पैनी है, दूरदृष्टि संपन्न। आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी अपने गायक से। इसीलिए तुलसी ने विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन वीत महिमा तुम्हारी कहकर विश्वनाथ की वंदना की थी। और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ आपका वंदन करता है, अभिनंदन करता है। वास्तव में आप दोनों हमारे भारत के नहीं विश्व की विभूति हैं। कला के क्षेत्र में आप दोनों को पाकर हम अभिभूत हैं, मंत्रमुग्ध। अब ये समय हमारी परंपरा का है, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है, ये भारतीय परंपरा है कि जो हमारे घर में आते हैं, जो महानुभव, हम उनका आतिथ्य करते हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य आसानी से नहीं प्राप्त होता। आप महान संत हैं अपने अपने क्षेत्र के, क्योंकि विश्व के जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन आज तक हुए हैं उसमें संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा ऐतिहासिक टाइम भी बताते हैं। इस आधार पर अब ये समय मानद सदस्यता का है। मैं हमारी राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे अग्रज भाई साहब सोमदत्त जी शर्मा से आग्रह करता हूं कि वे हमारे जो सारस्वत अतिथि हैं उन्हें मानद सदस्यता प्रदान करके हमारी ये जो संस्था है अखिल भारतीय लेखक राष्ट्रवादी लेखक संघ, उसे गौरवान्वित करें। उन्हें नहीं, हमें इन्हें मानद सदस्यता देकर हम अपने आप को गौरवान्वित करेंगे कि ऐसा है कि हमने इन महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त किया था। एक समय इतिहास में ये स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध रहेगा कि एक समय, एक दिन ऐसा भी हुआ था 16 अक्टूबर को शाम को हमारे साथ पंडित विश्वनाथ जी थे और पंडित चेतन जोशी जी थे। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं सोमदत्त जी भाई साहब से कि वे मानद सदस्यता प्रदान करें। सबसे पहले चेतन जी को, फिर बाद में पंडित जी। अतुल भाई आप जरा जो ये है स्क्रीन पर उसे ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य जी। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष विख्यात संगीतज्ञ पंडित विश्वनाथ जी, आज के हमारे सारस्वत वक्ता पंडित चेतन जोशी जी, आप दोनों को अपने बीच पाकर हम लोग बड़े अभिभूत हैं। अभिभूत इसलिए कि ये मंच ऐसे लोगों का है जो इसके नाम में भले ही अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जुड़ा है, लेकिन ये तमाम ऐसे कलावंतों का, कला सर्जकों का मंच है जो कला के किसी भी क्षेत्र से आते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि खाली साहित्यिक लोग ना आए, तो चित्रकार भी आए, संगीतज्ञ भी आए, कहानीकार भी आए, नाटककार भी आए, फिल्म जगत से भी लोग आए, आलोचक भी आए। तमाम क्षेत्रों के जो सर्जक विद्वान हैं वो हमारे बीच में आए। आप दोनों को हम अपने बीच पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चेतन जी ने जिस ओर इशारा किया है वास्तव में उसको अगर एक शब्द में व्याख्यात किया जाए तो हमारी चिति का दर्शन उन्होंने कराया। चिति का अर्थ भी चेतना ही होता है, लेकिन ये चेतना वो चेतना नहीं होती है जिसमें हाथ पैर हिलते हैं। जो चेतना हाथ पैर हिलाने वाली चेतना होती है वो उसके 3 हिस्से होते हैं।
कुछ में अनुभव होता है, अनुभव के बाद फिर कुछ अनुसंधान होता है, अनुसंधान के बाद कुछ अनुकूलन होता है। ये तीनों स्थितियां तो मनुष्यों को छोड़िए, आप पेड़ पौधों में भी मिल जाती, पशु पक्षियों में भी मिल जाती। पेड़ पौधे भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव के आधार पर वो अनुसंधान करते हैं। एक उदाहरण अगर मैं दूं आपको, तो दक्षिण अफ्रीका में और साइबेरिया के जंगलों में और कुछ मांसाहारी पौधे मिलते हैं, और वो ऐसी जगह पैदा होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो छोटे मोटे कीट पतंगों का शिकार करते हैं, बाकायदे शिकार करते हैं। अब शिकार का उनको अनुभव हुआ कि बिना शिकार के काम नहीं हो सकता, लेकिन उस अनुभव के कारण से उन्होंने अनुसंधान किया कि उन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो सुराही या घट का रूप धारण कर लेती हैं, और ऊपर से उनमें पत्ती का ही एक ढक्कन लग जाता है। जो सुराही या घट बनता है उसमें नीचे की ओर मुड़े हुए कुछ रेशे होते हैं, कड़े रेशे होते हैं, और उसमें एक रस वो छोड़ देता है पौधा। तो रस में से थोड़ी सी सुगंधी आती। कीट पतंगा उस सुगंधी के कारण से जैसे ही उसके ऊपर घट के मुंह पर आकर बैठता है और रस उसको अपनी ओर खींचता है, उसका लालच उसको अपनी ओर खींचता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है रेशों के बीच में फंस जाता है। ये उसके अनुभव के बाद अनुसंधान हुआ, और अनुसंधान के बाद अनुकूलन हुआ, और अनुकूलन के बाद उसने अपना शिकार कर लिया, उसकी जो कमी थी उसको पूरा कर लिया। मनुष्यों में इससे आगे की स्थिति उत्पन्न होती, और वो स्थिति हमारे अनुभव, अनुसंधान और अनुकूलन के बाद की स्थिति है, जिसमें हम अपने अनुसंधानों को, अपने प्रयोगों को समाज के बीच में छोड़ते हैं, और ऐसे अनुभव और अनुसंधान जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, समाज जिनको ग्रहण कर लेता है, उन्हीं को आप मूल्य कहते हैं। ये जो मूल्यवत्ता है, इस मूल्यवत्ता को जब समाज पूरी तरह से अंगीकार कर लेता है, वो उसकी चेतना का हिस्सा ही नहीं होता, वो उसकी चेतना ही बन जाती है, उसका अस्तित्व बन जाता है। उसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चेती नाम दिया है। इसको सामुदायिकता से जोड़ा। चेतना व्यक्तिगत चीज हो गई, चिति सामूहिक चीज हो गई, सामुदायिक चिति सामुदायिक चेतना हो गई। तो उसी चेतना की तरफ आपने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, आप दोनों विद्वानों ने। हम अभिभूत हैं और बहुत बहुत आभारी हैं आपको अपने बीच पाकर। हमारी परंपरा है कि आपके जैसे लोग जब हमारे बीच में आते हैं तो वो हमारा ही हिस्सा हो जाते हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमारा ही अब हिस्सा बन गए, और बन ही देंगे तो बने रहेंगे, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। और बने रहने के लिए हम आपको बांधने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से बांधते हैं, आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं जिसमें हम आपको मानद सदस्यता देने की घोषणा कर रहा हूं मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वीकार करेंगे, और अपना ईमेल अगर आप हम लोगों को मेल कर देंगे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो ये सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएंगे। तो आपने स्वीकार किया है, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जब भी हम लोग आपको याद करेंगे आप हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, और अपनी सर्जना से हम सबको लाभान्वित करेंगे। और हमारे लाभान्वित व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होने का मसला नहीं है। आज जिस तरीके से समय बदल रहा है, उस बदलते समय में आज इस चीज को जगाने की बहुत आवश्यकता है कि हमारी चेतना का वास्तविक स्वरूप क्या था, और वो जो स्वरूप है जिसके ऊपर समय की गर्द पड़ गई है, उस गर्द को हटाने की जरूरत है। राष्ट्रवादी लेखक संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ यही काम कर रहा है, और आप सबके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो आप सब लोगों की तरफ से मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके मेल पर सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महंती जी। धन्यवाद धन्यवाद सोमनाथ भाई साहब। बांधने की संस्कृति
भारतीय संस्कृति है, बांधने की संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति है। इसीलिए ये संस्कृति हम सबकी है। जब रथ यात्रा होती है तो पहंडी के समय जगन्नाथ को पटवस्त्र में बांध कर उनकी पहंडी कराई जाती है। इसीलिए क्योंकि भक्तों के साथ बंधे रहे, चेतन जी के साथ हम और हमारे साथ चेतन जी बंधे रहें, इसीलिए ये उपक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। एक प्रसंग है कि जब धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन की बात आती है, अब पूरे पटल पर लोग बंधे हुए हैं। भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा था तो शिवगण गए हुए थे, भोजन किया बारात बनकर, खाना कम पड़ गया। नारद जी ने कहा अब इन्हें संभालना मुश्किल है, कुछ पान खिला दो। पान ये भी संस्कृति है कि खाने के पश्चात अगर कोई किसी को पान देता है तो ये समझा जाता है कि भोजन अंतिम है और इसके आगे और कुछ भोजन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस श्रृंखला में अब मैं अपनी बहन, छोटी बहन सुश्री काव्या के प्रभा जी को आग्रह करता हूं कि वे सबके सामने राष्ट्रवादी लेखक संघ की तरफ से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। सुश्री काव्या के प्रभा। काव्या जी। पटल में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की व्याख्यान श्रृंखला में आज हमने आदरणीय पंडित चेतन जोशी जी और विश्वनाथ जी को सुना और उनसे उनके विश्वनाथ जी के अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का यह माध्यम बड़ा सुखद है कि कलाओं के संगम के साथ साथ हमें विद्वानों का संगम और सानिध्य पा रहे हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, परंतु श्रोता के रूप में सुन रही थी तो यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि जोशी जी और विश्वनाथ जी जैसे विद्वानों को सुनना सौभाग्य ही है। आदरणीय आप दोनों को बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करना निश्चित ही कहलाएगी। आपके मार्गदर्शन में हम सभी एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको सुनकर भी बहुत सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। आपका भी हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम अत्यंत सुचारू रूप से संचालन करने वाले हमारे डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती जी अत्यंत सुलझे और दक्ष संचालक है। आपका संचालन अनुकरणीय है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर दीपा रस्तोगी जी ने अतिथि तथा सभी श्रोताओं का अत्यंत मधुर स्वागत कर कार्यक्रम के आरंभ को मधुरतम बना दिया। आपका भी हार्दिक आभार दीपा जी। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से जुड़े श्रोता, डॉक्टर अतुल गुप्त, तकनीकी टीम, संघ के पदाधिकारी एवं संयोजक डॉक्टर आनंद पाटिल जी का विशेष आभार, क्योंकि आपके बिना ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगभग असंभव ही है। यहाँ इस पटल पर उपस्थित हर एक व्यक्ति और व्यक्तित्व का शतः आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री काव्या के प्रभा जी, आपने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था तब आनंद भाई ने, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप आज इस कार्यक्रम के संचालक। भाई, मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपका केवल और केवल अर्जुन हूँ, आप मेरे पार्थ हैं। मैं संचालक नहीं हूँ।